Hello friends, welcome to our YouTube channel What and Let and as we are moving forward in the series of microprocessors, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आर्किटेक्चर और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में और आपसे ये कहा था कि आगे चलने वाले लेक्चर्स में हम धीरे धीरे उसके कुछ सेक्शंस को कवर करेंगे और जब आगे 4-5 लेक्चर और आगे बढ़ जाएंगे तो उस पूरे बंच को मिला के वो आर्किटेक्चर प्रिपेयर हो जाएगा। तो आज फ्रेंड्स इसी के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम लेक्चर 4 पे आए हैं और आप समझ लीजिए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रोग्रामिंग में भी काम आएगा और आज के लेक्चर के बाद माइक्रोप्रोसेसर 8085 के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। आप और ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे कि भाई प्रोसेसर 8085 का कैसा रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है और वो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक, तो ये टॉपिक का नाम है प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085, जिसे हम रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हम कवर करेंगे फ्लैग रजिस्टर भी कवर करेंगे। ठीक, और देखिए इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, भाई वो कह सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं ये इंस्ट्रक्शन सॉल्व करिए और बताइए फ्लैग पे क्या फर्क पड़ा, फ्लैग रजिस्टर्स पे क्या फर्क पड़ा। ठीक है, आप जानेंगे, अभी आपको बेटर आइडिया होगा धीरे धीरे उस चीज का। तो एक तरीके से आप जानेंगे कि प्रोसेसर में कितने रजिस्टर हैं, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको रजिस्टर से ही खेलना है। भाई डेटा उठा के इस रजिस्टर में डाल दो, इसका डेटा इसमें जोड़ दो, है ना, किसी के ऊपर कुछ भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करो। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको लगेगी आज फ्रेंड्स कि, और कुछ कई इंस्ट्रक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे आज के लेक्चर में कि ये देखिए क्या इंस्ट्रक्शंस है। हो सकता है कुछ आपने पहले देख रखे हो सकता है कुछ आपने ना देखे हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कहलाता है प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 और प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 में जो हमारे पास क्या बोलते हैं ये प्रोग्रामिंग मॉडल है वो आपके सामने ये रहा। प्रोग्रामिंग मॉडल अगर आप देखें तो ये है आपका अक्यूमुलेटर है, इसके अंदर एक फ्लैग रजिस्टर है। ठीक, इसके अंदर कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर है जिनका नाम है बी सी डी ई एच और एल। ये 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। अक्यूमुलेटर भी 8 बिट का है, फ्लैग रजिस्टर भी 8 बिट का है। ये जो अक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर है इन दोनों को कंबाइन करके कभी कभी कहा जाता है पीएसडब्ल्यू। ठीक, क्या कहा जाता है? पीएसडब्ल्यू, जिसे कि बोलते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ठीक, इसके अंदर तो छह रजिस्टर्स जो हो गए वो क्या हो गए? आपके जनरल पर्पस हो गए, वो 8 बिट्स के हो गए। इनमें टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, अभी पता चलेगा और डिटेल में बात करेंगे। दो रजिस्टर हैं जो कि 8 बिट के नहीं है, वो 16 बिट के हैं। ये स्पेशल रजिस्टर्स हैं, एक का नाम है स्टैक पॉइंटर और एक का नाम है प्रोग्राम काउंटर। ठीक, ये देखिए ये आपकी डेटा बस है, मैं आपको बता चुका हूँ ये बाई डायरेक्शनल होती है। जब हम बस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसे डिस्कस कर लेंगे। और ये एड्रेस लाइंस होती हैं, ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं। ठीक, तो देखिए हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है फ्रेंड्स। इसके अंदर हमें कवर करना है कि एक्यूमुलेटर का क्या फंक्शन है, फ्लैग रजिस्टर्स हमें देखने हैं, हमें इन रजिस्टर के बारे में बात करनी है, बी सी डी ई एच और एल, ये क्या है, और ये 16 बिट के दो रजिस्टर हैं, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया आपको कि भाई जनरल पर्पस रजिस्टर्स कितने? भाई 8085 है 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स टू स्टोर 8 बिट डेटा। भाई 8 बिट का रजिस्टर है तो 8 ही बिट का डेटा स्टोर हो सकता है। इनका नाम क्या है? बी सी डी ई एच और एल। ठीक फ्रेंड्स, इनकी खासियत है कि ये तो एक या तो इन्हें आप अकेले यूज कर सकते हैं। अकेले यूज करने का मतलब कि आप इन्हें अकेला यूज करें तो 8 बिट के ये डेटा को स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें चाहें तो आप 16 बिट का डेटा अगर आप स्टोर करना चाहें फ्रेंड्स, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इन्हें रजिस्टर पेयर्स में यूज कर सकते हैं। तो रजिस्टर पेयर क्या होंगे? 8 बिट का डेटा बी में, 8 का सी में। भाई हाई ऑर्डर डेटा बी में चला गया, लो ऑर्डर डेटा सी में चला गया, तो ये बीसी रजिस्टर पेयर हुआ। दूसरा रजिस्टर पेयर अगर आपको 16 बिट में यूज करना है तो डीई और एचएल। ठीक, जो परमिटेड रजिस्टर पेयर्स यूज करने हैं वो बीसी डीई और एचएल ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बी पेयर यूज कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता कि डीएल कर लिया। ठीक, देखिए आपको बताता हूँ एक मैंने आपको बताया कि मेरा तरीका है कि मैं हमेशा एक छोटा सा इंस्ट्रक्शंस के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा मूव ए कॉमा बी। ठीक, या फिर फ्रेंड्स मैंने कहा आपसे एमवीआई, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एमवीआई का क्या काम होता है और मूव का भी काम बताया था आप लोगों को। एमवीआई एमवीआई मैं कहता हूं बी कॉमा 24H। अब 24H मतलब 24 हेक्साडेसिमल में। मुझे पता है 24H का मतलब क्या है कि ये 8 बिट का डेटा है और रजिस्टर बी कितने बिट का है? 8 बिट का है। तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स? ये इसको इसके अंदर डाल देगा। ठीक, यानी कि 24H किसके अंदर चला गया? बी के अंदर चला गया। एड्रेसिंग मोड है इमीडिएट। ठीक, दूसरा मैंने कहा मूव ए कॉमा बी, तो ये क्या करेगा? बी के डेटा को किस में मूव कर देगा? ए में मूव कर देगा। ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया। ठीक, अब मैंने बोला कि मैंने देखो इस बार मैंने कैसे यूज किया इन लोगों को। भाई इन मैंने एक 8 बिट का डेटा ही डाला। भाई बी से जो डेटा है वो 8 ही बिट का रहा होगा, ए में चला गया। और अगर मुझे कोई डेटा डालना है बी के अंदर 24 फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने वो डाल दिया किसके अंदर? बी में। तो अभी मैंने आपको यूज दिखाया इनका एज अ रजिस्टर, सिंपल। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक इंस्ट्रक्शन जैसे रजिस्टर पेयर की तरह यूज होंगे। फ्रेंड्स एक इंस्ट्रक्शन है एलेक्साई, जहां हम रजिस्टर पेयर की तरह यूज करते हैं। ध्यान से देखें, अगर मैं बोलूँ एलेक्साई 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 बी कॉमा एलेक्साई
बी कॉमा 2432H। ठीक, मैंने बोला एलेक्साई बी कॉमा 2432H। ठीक, तो जानते हैं इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है, देखिए ये अब कितने फ्रेंड्स, ये कितने बिट का डेटा है, ये 16 बिट का डेटा है भाई। हर हेक्साडेसिमल डिजिट 8421 के हिसाब से 4 में रिप्रेजेंट होती है, तो ये 4 बिट इसकी, 4 बिट इसकी, 4 बिट इसकी और 4 बिट इसकी। ये डेटा कितने बिट का है, 16 बिट का डेटा है। ठीक, और लिखा यहाँ पर एलेक्साई है, एमवीआई नहीं लिखा। तो एलेक्साई जब भी आता है, इसका मतलब ये होता है एलेक्साई आने का, कि एलेक्साई आने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर रजिस्टर बी यूज नहीं हो रहा है, रजिस्टर पेयर बीसी यूज हो रहा है। ठीक, रजिस्टर पेयर बीसी का मतलब ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये बी के अंदर हाई ऑर्डर डेटा डाल देगा। क्या डालेगा, बी के अंदर क्या डालेगा, बी के अंदर क्या डालेगा, बी के अंदर क्या डालेगा, 24H डाल देगा बी के अंदर। ठीक, बी के अंदर 24H डाल दिया, और लो ऑर्डर डेटा किस में डाल देगा, ये सी के अंदर डाल देगा। ठीक, तो लो ऑर्डर डेटा क्या है, लो ऑर्डर डेटा क्या है, 32H किस में गया, 32H किस में गया, ये गया आपका सी में। ठीक, अगर यहीं पर हम एलेक्साई बी ना लिख के एलेक्साई डी लिखते तो 24 डी में चला जाता और ये ई में चला जाता। आगे जब हम पढ़ेंगे एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस, जब हम इसके डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई क्या बोलते हैं ये इंस्ट्रक्शंस क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने यही आपको बता दिया कि उस समय एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपको। तो देखिए, तो कुल मिला के हमने ये जाना कि इनको हम स्टोरेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। हम इनमें क्या बोलते हैं, हम इन्हें 8 बिट की तरह भी यूज कर सकते हैं जनरल पर्पज स्टोरेज के लिए, और यदि मैं चाहूँ तो इनको रजिस्टर पेयर्स में यूज कर सकता हूँ, जिसमें मैं 16 बिट का डेटा स्टोर करूंगा। तो रजिस्टर पेयर्स क्या होंगे, बीसी, डीई और एचएल। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्या, अक्यूमुलेटर। देखिए सारा अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो होता है वो किसके अंदर होता है दोस्तों, वो अक्यूमुलेटर में होता है। प्रोसेसर 8 बिट का है तो उसका अक्यूमुलेटर भी 8 ही बिट का है। वो क्या करेगा, सारा अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन अक्यूमुलेटर में होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिजल्ट भी, जैसे कि अगर आपने कोई ऑपरेशन किया तो रिजल्ट भी किसमें स्टोर हो जाएगा, जाके रिजल्ट भी अक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा। ठीक, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी कि अगर मैं बोलूं कि ऐड बी करो, अगर मैंने कहीं लिखा है ऐड बी, ऐड बी, तो ऐड बी का ये मतलब होता है कि रजिस्टर बी के कंटेंट्स को, रजिस्टर बी के कंटेंट्स को रजिस्टर ए के कंटेंट से ऐड कर दो। ठीक, बी के कंटेंट्स को ए के कंटेंट से ऐड कर दो, और रिजल्ट भी किस में डालो, रिजल्ट किस में आएगा, रिजल्ट वापस किस में स्टोर कर दो, ए में। यानी तो बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कोई भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जब होगा उसका रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, जाके उसका रिजल्ट स्टोर होगा आपके एक्यूमुलेटर में। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेटर हो गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैग रजिस्टर। एग्जाम में कई बार फ्लैग रजिस्टर डायरेक्ट आता है, न्यूमेरिकल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी चीज है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर बेसिकली क्या है, देखिए यदि कोई भी अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन जो आपने परफॉर्म किया उसके उसके आधार पर जो रिजल्ट आया उसके अनुसार कुछ फ्लैग्स सेट होते हैं या रीसेट होते हैं। ठीक, इससे पता चलता है कि स्टेटस क्या है प्रोसेसर का। ठीक, जैसे कि देखिए क्या लिखा है, ALU कंटेन्स 5 फ्लिप फ्लॉप्स, 5 फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो कि या तो सेट हो सकते हैं या रीसेट हो सकते हैं आफ्टर दी अकॉर्डिंग टू दी डेटा रिजल्ट ऑन दी अक्यूमुलेटर एंड अदर रजिस्टर। मैंने बताया कि कोई भी अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन के बाद जो स्थिति होती है वो दर्शाने के लिए ये फ्लैग रजिस्टर्स या तो सेट होते हैं, या जो फ्लैग्स होते हैं वो सेट होते हैं या रीसेट होते हैं। तो मान लीजिए न्यूमेरिकल आ सकता है आपके पास कि वो इंस्ट्रक्शंस दे दे और आपसे बोले कि ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने के बाद फ्लैग रजिस्टर की क्या स्थिति है आप बताइए, है ना। तो वो आप देखेंगे। चलिए अभी आपको दिखाते हैं, देखें ये है अलग अलग है, जीरो है, कैरी है, साइन है, पैरिटी है और ऑक्सिलरी कैरी है। 5 है, 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर है जिसमें कि हम केवल 5 ही यूज करते हैं, बाकी 3 जो है वो उनको हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक, तो ये माइक्रो प्रोसेसर इन्हें यूज करता है टू टेस्ट डेटा कंडीशंस। एक अच्छे प्रोग्रामर को फ्लैग्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो प्रोग्रामिंग करते वक्त भी इनकी बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी। भाई प्रोग्राम में जब भी लूप लगाना होगा तो हम फ्लैग रजिस्टर्स की मदद से लगाएंगे। ठीक है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। तो चलिए देखते हैं फ्लैग रजिस्टर्स का क्या काम है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास साइन। ठीक, मैं आपको ब्रीफ में पहले यही बता देता हूं और फिर डिटेल में तो मैं बताऊंगा ही। देखिए कैरी का क्या मतलब है, कैरी मतलब अगर कोई आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन किया और उसमें कैरी आ गई, यानी कि रिजल्ट 8 बिट से बड़ा हो गया, कैरी आ गई, तो क्या किया आपने, तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर मैंने दो 8 बिट के नंबर जोड़े और उनका रिजल्ट मान लो 8 बिट की जगह 9 बिट का आ गया, कैरी जनरेट हो गई, तो मैंने क्या किया, कैरी फ्लैग को मैं सेट कर दूंगा। सेम फ्लैग बोरो की तरह यूज हो जाएगा। ठीक, फॉर सब्ट्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ता हूं, पैरिटी बताता हूं आपको। फ्रेंड्स पैरिटी क्या है, मान लीजिए आपने कोई अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन किया भाई, तो आपके पास 8 बिट है। ठीक है, तो उस 8 बिट में यदि इवन नंबर ऑफ वंस है आपके आंसर में, यानी कि अगर आपके आंसर में इवन नंबर ऑफ वंस है, यानी कि फॉर एग्जांपल देखिए आपका आंसर है 1011, अभी ये मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, और 1101 2 3 4
5 6 7 1 2 3 4 1। ठीक, तो देखो ये 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर कितने वन है? 1 2 3 4 5 6, 6 वन है, यानी कि इसके आंसर में इवन नंबर ऑफ वंस है, तो पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। अदरवाइज पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा? रीसेट हो जाएगा। यानी कि आंसर में अगर इवन नंबर ऑफ वन है तो उसे सेट कर दो, अगर ऑड नंबर ऑफ वन है तो उसे रीसेट कर दो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? आगे हमारा है जीरो फ्लैग। यदि आपका आंसर जो है, रिजल्ट आपका जीरो आ गया, मान लीजिए आपने सॉल्व किया और रिजल्ट आपका जीरो आ गया, तो आप क्या करेंगे? जीरो फ्लैग को क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। अदरवाइज जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा? रीसेट हो जाएगा। ठीक, तो कैरी हो गया, जीरो हो गया, पैरिटी हो गया। साइन, साइन होता है साइन अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए। यदि D7 बिट आंसर की क्या है आपकी? 1 है, तो आप उसे सेट कर दीजिए, अदरवाइज आप रीसेट कर दीजिए। और लास्ट है ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी ये होता है कि मान लीजिए जब आप एडिशन कर रहे हैं और जो आपकी जो कैरी है, कैरी अगर बिट D3 से D4 में जनरेट होती है, ठीक, D3 से D4 में जनरेट होती है, तो आप ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को सेट करते हैं, अदरवाइज आप रीसेट करते हैं। ठीक, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले साइंड है, मैंने क्या बोला? आफ्टर एनी ऑपरेशन इफ द MSB B7 ऑफ द रिजल्ट इज 1, इट इंक्रीजेस दैट इट इंडिकेट्स द नंबर इज नेगेटिव एंड द साइन फ्लैग इज सेट। ठीक, तो मैंने बोला यदि कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ और यदि D7 आया, तो D7 आने का मतलब है कि वो आंसर नेगेटिव है और आप साइन फ्लैग को सेट कर दीजिए, अदरवाइज उसे रीसेट कर दीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है ये देखिए जरा ध्यान से। मैंने बोला MVI A, 30H, इसका मतलब ये है कि ए के अंदर कौन आ गया दोस्तों? ए के अंदर क्या डल गया है? ए के अंदर 30H पहुंच गया। ठीक, ये बात मैंने आपको बताई हुई है। MVI E, 30H मतलब ए के अंदर 30 डाल दिया आपने। फिर मैंने दूसरी इंस्ट्रक्शन बोली। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या बोली बेटा? मैंने बी के अंदर मैंने 60H डाल दिया। बी के अंदर क्या डाला फ्रेंड्स? आपने 60H डाल दिया। ठीक, अब बी के अंदर आपने 60H डाला, आपने बोला सब बी। सब बी जानते हैं क्या होता है? सब बी का मतलब ए के डेटा को, बी के डेटा को क्या करो? ए से माइनस करो और रिजल्ट वापस किस में स्टोर कर दो? ए में। ठीक, अब एक बात बताओ, जब 30 में से 60 घटाएंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा ना, तो वो नेगेटिव नंबर आएगा, इसका मतलब आंसर में जो आप साइन फ्लैग है वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। क्या इंडिकेट करेगा? कि नंबर नेगेटिव है। अब उल्टा करो, इस बार क्या ले लो? MVI A, 40H करो तो ए के अंदर 40 चला गया। MVI B, 10H करो तो बी के अंदर 10 चला गया। और फिर सब बी करो तो क्या होगा? 40 माइनस 10। भाई 40 माइनस 10 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ठीक, पॉजिटिव नंबर है तो D7 बिट क्या कर देंगे? रीसेट कर देंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि नंबर क्या था? पॉजिटिव था। समझ गए? तो ये हो गई किसकी बात? साइन फ्लैग की। आगे जीरो, मैंने क्या बोला कि भाई अगर एनी अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन के बाद अगर रिजल्ट ही जीरो हो जाता है, यानी कि रिजल्ट जीरो मतलब 0 0 H, भाई 0 0 0 H तो लिखोगे क्या? 0 0 0 0 और 0 0 0 और 0। तो इसको हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? 0 0 H, 0 0 H। ठीक, चलिए तो 0 1, भाई प्रोसेसर तो 8 बिट्स का है, तो कहां से कहां तक जाएंगी वैल्यू? 0 0 H से लेके FF H तक ही तो जा सकती है मैक्सिमम वैल्यू। तो भैया वो क्या होगा? तो जो 0 1 H से FF H तक, तो वो आंसर आपका नॉन जीरो है, तो जीरो फ्लैग आपका रीसेट रहेगा। और 0 0 H यदि आंसर हो जाता है तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। यानी कुल मिला के कोई भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करने के बाद यदि आंसर में सारे टर्म जीरो हो जाते हैं तो जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा, अदरवाइज जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा? रीसेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया। देखिए क्या किया बेटा? MVI A, 20H, यहाँ कॉमा मिसिंग है, कॉमा होना चाहिए यहाँ पर। MVI A, 20H किया, इसका मतलब ए में क्या डाल दो? ए में 20H डाल दो। और सब ए, सब ए मतलब ए से ए को ही घटा दो। एक बात बताओ, ए में 20H पड़ा है, तुमने ए से ए को घटा दिया, यानी 20 से 20 को घटा दिया, तो ए में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 0 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 0 0H रिजल्ट आ जाएगा। और ये आने की वजह से क्या होगा? ये आने की वजह से क्या होगा? ये आने की वजह से जो जीरो फ्लैग है वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिलरी कैरी, मैंने क्या बोला? द फ्लैग इज यूज्ड इन द BCD नंबर सिस्टम इफ एनी अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन D3 जनरेट्स एनी कैरी एंड पासेस टू बिट B4, देन इट इज सेट, अदरवाइज इट इज रीसेट। ठीक, इसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे क्लासेस में इसके डिटेल में हम जाएंगे। ठीक, कुल मिला के इतना जाने, जब D3 से D4 जाएगी कैरी तो ये सेट होगा, अदरवाइज रीसेट होगा। पैरिटी, पैरिटी का जिक्र हम कर चुके हैं। हमने आपको बताया अगर आंसर में इवन नंबर ऑफ वन है, इफ द आफ्टर एनी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन द रिजल्ट हैज इवन नंबर पैरिटी, यानी कि इवन नंबर ऑफ वन, तो आप इसे क्या कर दीजिए? पैरिटी फ्लैग को सेट करिए, अदरवाइज पैरिटी फ्लैग को रीसेट करिए। यानी कि 1 if the accumulator has even number of bits and 0 if the accumulator has odd parity, यानी कि
ऑड नंबर ऑफ वंस। ठीक, यानी कि अगर आंसर में इवन नंबर ऑफ वंस है, यानी कि अगर आंसर में इवन नंबर ऑफ वंस है तो उसे सेट करो, अदरवाइज उसे क्या कर दो, रीसेट कर दो। एक एग्जांपल देखिए, मैंने आपको बताया MVI A,05H, इसका क्या मतलब है सब लोग जानते हैं। अब इतनी क्लास करने के बाद सबको पता चल चुका है कि इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या डाल दो, 05H डाल दो। 05H डल गया इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक नया इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ADI स्पेस 00H। इसका काम ये होता है कि ADI मतलब ऐड इमीडिएट डेटा। इसका मतलब अक्यूमुलेटर में जो भी पड़ा है ना, उसके अंदर जो ये डेटा गिवन है उसे ऐड कर दो। तो क्या ऐड कर दो भैया, 00H ऐड कर दो, इसमें करो ऐड। आपको पता है 05H में 00H अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, वो किस में चला जाएगा, रिजल्ट अक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, और क्या स्टोर होगा, वापस से 05H आ जाएगा। ठीक, और 05H को कैसे लिखते हो, 8421 की मदद से। 8421 की मदद से, बार बार रिपीट करता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। 8421 के हिसाब से 05H लिखना है, तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, 0000। और अब मुझे क्या बनाना है, 5 बनाना। तो 5 कैसे बनता है, जहां पर 1 बन रहा हो वहां पर लिखो, तो क्या 1 बनाओ। तो 1 कैसे बनेगा, 4 और 1 को ऐड करके बनेगा, तो 0101। ठीक, तो क्या हुआ, 5। ठीक, तो ये हुआ। देखो तो अब कितने नंबर ऑफ वो हुए, आंसर में कितने नंबर ऑफ वंस आए, आंसर में 2 नंबर ऑफ वंस आए, है ना। तो 2 नंबर ऑफ वंस आए यानी कि आंसर में इवन नंबर ऑफ वंस है, इवन नंबर ऑफ वंस है यानी कि पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक, कुल मिला के क्या गुरु मंत्र है कि अगर आंसर में इवन नंबर ऑफ 1 हो तो सेट, अदरवाइज रीसेट। आगे बढ़ो। अगला कैरी है। कैरी आप सब जानते हैं, कैरी क्या करता है, यदि आंसर में कैरी जनरेट हो गई है तो कैरी फ्लैग को सेट करो, अदरवाइज रीसेट कर दो। सेम फ्लैग बोरो की तरह काम करेगा। तो देखो दोस्तों क्या है, अगर हम MI लिखूं MVI A,30H और MVI B,70H, तो आप जानते हैं ए में क्या आ गया, ए में 30 चला गया, और बी में क्या चला गया, बी में क्या चला गया, 70 चला गया। सब बी यानी कि ए से बी को घटाओ, यानी कि 30 से 70 को घटाओ। 30 से 70 घटाओगे तो जाहिर सी बात है 30 से 70 घटाओगे तो बोरो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि वो छोटा है तो बोरो की जरूरत पड़ेगी, तो बोरो फ्लैग, तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। दूसरे केस में अगर वाइस वर्सा, अगर छोटा हो गया, यहाँ पर देखिए ए के अंदर 40 पड़ा है, बी के अंदर 10 पड़ा है, और आप 40 में से 10 घटा रहे हैं तो बोरो की जरूरत नहीं है, तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। ध्यान से स्लाइड्स को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई कैरी फ्लैग की बात। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कवर कर लिया, हमारे फ्लैग्स कवर हो गए, अक्यूमुलेटर कवर हो गया। आगे आता है बेटा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का काम होता है सीक्वेंसिंग करना। ठीक, यानी कि प्रोसेसर जिस इंस्ट्रक्शन को, आप देखो मैं शुरू में के लेक्चर्स में हमने इस बात बताई है कि प्रोसेसर क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस भी मेमोरी में ही फेड है, वो उन्हें फेच करता है मेमोरी से। ठीक, तो मेमोरी से फेच करेगा, मान लीजिए वो करेंटली एक पर्टिकुलर एड्रेस से इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि अब उसे अगला फेचिंग कहाँ से करनी है। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर, और आप जानते हैं कि एड्रेस 16 बिट का होता है, तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जहां से उससे क्या उठाना है, कोई भी चीज फेच करनी है, जो इंस्ट्रक्शंस फेच करने हैं मेमोरी से, अगली किस लोकेशन से फेच करने हैं, इसका एड्रेस किसके अंदर होता है, प्रोग्राम काउंटर में। यानी कि अगर इस समय क्या बोलते हैं, करेंटली जो मेमोरी है, मान लीजिए उसका एड्रेस है x, यदि x लोकेशन से फेचिंग हो रही है तो प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस हमेशा क्या होगा, x+1, ताकि वो नेक्स्ट लोकेशन से क्या कर सके, एड्रेस को उठा के ला सके। ठीक, सो इट इज यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग एंड दिस रजिस्टर ऑलवेज होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए 2 कीवर्ड्स हैं, यूज फॉर सीक्वेंसिंग एंड यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। 16 बिट का जाहिर सी बात है होना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमें ये पता है कि प्रोसेसर की जो एड्रेस बस होती है, वो एड्रेस लाइंस होती हैं, वो 16 होती हैं, उसका एड्रेस 16 बिट का होता है, तो इसलिए ये 16 बिट का होता है ताकि एड्रेस को होल्ड कर सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टैक। स्टैक आप जानते हैं, स्टैक एक रीड राइट मेमोरी होती है, जो हम टेम्परेली स्टोरेज के लिए हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। और स्टैक जो होती है उसमें हम क्या बोलते हैं, डेटा को हम डाल देते हैं टेम्परेरी, और बाद में उसे रिट्रीव कर लेते हैं। पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ होते हैं, जब हम पढ़ेंगे आगे तो हमें पता चलेगा। ठीक, तो स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट के फैशन में वर्क करती है, और स्टैक पॉइंटर भी क्या करता है, टॉप ऑफ स्टैक का जो एड्रेस होता है उसे होल्ड करता है। ठीक, ताकि हमें पता चले कि भाई स्टैक यहाँ से है। ठीक, तो भाई जान, जब वो टॉप ऑफ स्टैक एड्रेस होल्ड करेगा तो वो भी एक एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो कितने बिट का होना चाहिए, उसको भी 16 बिट का होना चाहिए। तो ये कितने बिट्स का है, ये 16 बिट का है। ठीक, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, सीक्वेंसिंग के लिए यूज होता है, और उसके अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। स्टैक पॉइंटर के अंदर टॉप ऑफ स्टैक होता है, टॉप ऑफ स्टैक का एड्रेस होता है। ठीक, तो ये हो गया स्टैक पॉइंटर। और लास्ट है आपके नॉन प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स, जो कि क्या है आपके
वो है आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जब आप फेच करके लाते हैं तो उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर डाल दिया जाता है, और वहाँ इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है, वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और ये पता लगाता है कि इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है, इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का है या इंस्ट्रक्शन 2 बाइट का है या इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का है। एक लेक्चर करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसमें हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग कवर होगी। यानी कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन फेच होके आता है तो सबसे पहले वो किसके अंदर जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जाता है, ठीक। और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है वो क्या करता है, उसको वो डिकोड करता है, ठीक। तो आज हमने जाना प्रोसेसर के प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में। ये डायरेक्टली एग्जाम में भी आ सकता है कि भाई प्रोग्रामिंग मॉडल एक्सप्लेन करो, कई बार आया है। और आज हमने जाना कि फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं, फ्लैग्स कैसे सेट होते हैं, रीसेट होते हैं, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी आपने। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था जिससे आपने आर्किटेक्चर ऑफ 8085 जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था उसका एक बहुत मेजर बल्क, उसके एक बहुत मेजर पोर्शन को हमने तैयार कर लिया है, जो कि क्या कहलाता है, हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, सॉरी, जो कहलाता है हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल। और प्रोग्रामिंग मॉडल को हम रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर माइक्रोप्रोसेसर 8085 का आपको पसंद आया होगा और आपको मेरी समझाई हुई बातें समझ आई होंगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया इस लेक्चर का तो आप डेफिनेटली हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, और आर्किटेक्चर में आगे बढ़ते हुए आगे हम पढ़ेंगे प्रोसेसर 8085 की जो बसेज हैं, जो बस हैं उसके बारे में। तो हम कवर करेंगे आगे के लेक्चर में एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस।